स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट सेशन में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी एचपीएससी की साइकोलॉजी सीरीज का प्रैक्टिस कंटेंट यहाँ पे चला हुआ है, जिसके अंदर हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन साथ में कंटेंट यहाँ पर के डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप लोगों के अंदर क्लियरिटी आ सके। अभी आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, उससे रद्द से रिलेटेड आपका जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। वैसे इन्होंने मार्च में जारी किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आपका एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि समायोजन युक्तियाँ। अब इसको डिफेंस मैकेनिज्म भी बोलते हैं। हिंदी में इनके नाम बहुत सारे हैं, बहुत सारे डिफरेंट नाम है। रक्षा युक्तियाँ आपको देखने को मिलेगा, समायोजन युक्तियाँ देखने को मिलेगा, रक्षा तंत्र देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे नाम हैं। इसलिए मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इस चीज़ को आप इंग्लिश में ज़रूर एक बार कंसिडर करके चले, क्योंकि यहाँ पर जो भी डिफेंस मैकेनिज्म है उन सभी के हिंदी में डिफरेंट अपने आप में नाम है। तो किसी बुक में आपको कुछ लिखा मिलेगा, किसी बुक में कुछ लिखा मिलेगा, सो आप इंग्लिश में इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करके चले, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म अगर आपने सुना है तो वो भी यही होता है कि हम लोग एडजस्टमेंट यहाँ पे कैसे करते हैं। कंटेंट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये सारे। ये वाली पीडीएफ जिसने भी ड्राइव का एक्सेस लिया है, पीडीएफ ड्राइव जहाँ पे जिन्होंने भी परचेज कर रखी है, तो उनको ऑलरेडी वहाँ पर मैं प्लस कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। जितने भी पीडीएफ मैं आपके सामने यूट्यूब पर लेकर के आऊँगी वो आपको ऑटोमेटिक वहाँ पर मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। और जिन भी लोगों को अभी एक्सेस लेना है, सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सअप करके और इस पीडीएफ का एक्सेस ले सकते हैं। एक मिनिमम चार्ज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, बट प्लीज़ मैं आप सभी को फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आप जो पीडीएफ है ना, आप बार बार मेरे से पूछते हो कि पीडीएफ कैसे होंगे, जो चीज़ें यूट्यूब पे आपको प्रोवाइड करी जा रही है वही सेम पीडीएफ आपको यहाँ पर एक्सेस में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ का कंटेंट सेम होगा जो भी आपका यूट्यूब वीडियोस में होगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मेरे से एक्सेस ले सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप वीडियोज़ को देख के नोट्स बना सकते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बना लें। चलिए, डिफेंस मैकेनिज्म पहले जो सीरीज करी थी हमने, पहले जो क्लास करी थी उसके अंदर हमने डिफेंस को, जो डिफेंस मैकेनिज्म है, जो एडजस्टमेंट है यानी कि समायोजन है, उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लिया था। अब एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यानी कि हम लोग समायोजन करते कैसे हैं उसकी युक्तियां को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका पास्ट पता होना चाहिए कि ये जो जितने भी डिफेंस मैकेनिज्म है, जितने भी एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, किसने दिए थे। तो इनके बारे में सबसे पहले सिगमंड फ्रॉयड ने बात करी थी, ठीक है, सिगमंड फ्रॉयड ने। एंड देन बाद में उसको एलैबोरेट किया गया था इनकी अपनी बेटी के द्वारा, जिनका नाम एना फ्रॉयड था। तो डिफेंस मैकेनिज्म का जब भी नाम आता है तो हम किसको पढ़ते हैं, हमेशा सिगमंड फ्रॉयड को पढ़ते हैं और एना फ्रॉयड को पढ़ते हैं, ठीक है। तो डिफेंस मैकेनिज्म होते क्या हैं, देखिए, आपके सामने कोई भी अगर प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आती है, कोई भी समस्या अगर आपके सामने आती है, तो उस समस्या के अंदर बहुत सारे क्या स्ट्रेस होता है भाई, अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, एक तनाव होता है। इस स्ट्रेस, तनाव और इस द्वंद्व कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आप जो स्ट्रैटेजी यूज करते हैं, आप जो भी युक्तियां यहाँ पे अपनाते हैं, वही क्या है, वही आपका डिफेंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ऐसी अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजीज फॉर अवॉइडिंग और रिड्यूसिंग थ्रेटनिंग, यानी कि ऐसी फीलिंग्स, ऐसी जो कि आपको फियर दे, आपको एक डर दे, एक चिंता दे, उन सभी से बचने के लिए हम जिन भी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करते हैं वो आपके डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, वो आपका रक्षा तंत्र होता है। मैंने आपको पहले ही कहा था हिंदी में बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। समायोजन युक्तियाँ है, रक्षा तंत्र है, रक्षात्मक युक्तियाँ हैं, पता नहीं इनके बहुत सारे नाम होते हैं। तो हिंदी में भी यहाँ पे आपको चीज़ें दी गई है, तो आप इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी व्यक्ति को चिंता पैदा करने वाले विचारों और आंतरिक संघर्षों और बाहरी तनाव से संबंधित भावनाओं से बचाने के लिए हम ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो किसी भी प्रकार के फियर से बचने के लिए, किसी भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन से बचने के लिए हम जो भी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर आता है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। डिफेंस मैकेनिज्म हमेशा किससे रिलेट करता है, आपके अनकॉन्शियस पार्ट से रिलेट करता है। हमेशा ध्यान रखना, कॉन्शियस पार्ट यानी कि चेतन मन से आपका ये रिलेट नहीं करता, बल्कि ये सारी चीज़ें आपके अचेतन माइंड से जो है रिलेट करती है। हम जो भी चीज़ें करते हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर नहीं करते हैं, बल्कि ये आपके जो है अनकॉन्शियस स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है, जो भी जिन्होंने भी एक्सेस लिया है, अगर आपने लिया है तो आप अच्छे से आराम से इनको खोल करके पढ़ना, और जिन्होंने एक्सेस नहीं लिया है तो आप इसको बीच में पॉज करके भी आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है जिनको आपने पढ़ लेना, एग्जाम्पल के साथ है ताकि आपको समझने में ईजी हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे मैं आपको इतना डिटेल में नहीं करा रही हूँ, सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी। अगर आपको इनको मेरे थ्रू डिटेल में पढ़ना है तो जो मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करी, जिसके अंदर कंटेंट आपको डाला है, उसके अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी, उसके अंदर मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ है, ठीक है।
तो ये बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, इनको आपने अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पर भी मैंने आपको कुछ दिए हैं जो कि आप एक मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया है जिससे आप समझ सकते हो। जैसे कंपनसेशन की अगर बात करी जाए कि स्ट्रेंथन वन टू हाइड अनदर, तो यहाँ पर क्या है मतलब कंपनसेट करना, क्षतिपूर्ति करना है ना, आपका कोई नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई आपने कर ली। कैसे कर ली? जैसे मान लीजिए आप स्टडी में क्या हो, वीक हो, ठीक है, आप स्टडी में वीक हो या आपका पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप किस में चले गए, आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर गए, आप स्पोर्ट्स में अपना करियर बना गए, तो आपने कंपनसेट कर लिया कि ठीक है अगर मैं अपना करियर स्टडी में नहीं बना पाया तो मैं किस में चला गया, मैं स्पोर्ट्स में चला गया। तो आपने यहाँ पे क्षतिपूर्ति कर ली, अपने नुकसान की भरपाई कर ली। डिनायल का मतलब होता है कि आप जब चीज़ों को स्वीकार ना कर पाए, बिल्कुल भी आपको पता है कि मेरे सामने ये समस्या एकदम ट्रू है, लेकिन फिर भी आप उसको माने ही ना, आपका माइंड ये बोले कि नहीं मेरे को तो ये मानना ही नहीं है। जैसे आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए किसी आपने किसी अपने को खोया है, किसी आपने पर्सनल जो व्यक्ति है उसका लॉस आपको हुआ है, तो आपका मन कहीं ना कहीं ये मानने को यकीन नहीं करता है कि भाई वो अब हमारे साथ नहीं है या फिर वो हमारे साथ नहीं है, ठीक है, तो आपने उनको जो है लॉस्ट कर दिया कहीं ना कहीं। तो डिनाइल का यह है कि आप स्वीकार नहीं करना चाहते, आपको पता है कि सच है ये, लेकिन फिर भी हम लोग इसको कहीं ना कहीं स्वीकार नहीं कर पाते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि टेक आउट इट ऑन समवन एल्स, यानी कि आप जो है किसी का गुस्सा किसी और पे डिस्प्लेस करते हो, प्रतिस्थापन करते हो किसी और के ऊपर। जैसे मान लीजिए पापा है, अगर वो कंपनी में जाते हैं तो बॉस ने पापी लिख दिया, सॉरी तो पापा है, पापा को बॉस ने कंपनी में क्या कर दिया, डांट लगाई, लेकिन पापा बॉस को तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन क्या घर पे आकर के बच्चों पे गुस्सा निकाल दिया, तो वो डिस्प्लेसमेंट कर दिया कि कहीं का गुस्सा कहीं पे ही निकाल दिया, ठीक है, विस्थापन कर दिया। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है अटैच टू समथिंग पॉजिटिव, यानी मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, जब वो अपनी मैम को अपने टीचर को देखते हैं तो उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। जैसे छोटे बच्चे, मेरी छोटी बेटी है, तो जब वो अपनी मैम की तरह दुपट्टा लगाती है, अपनी मैम की तरह साड़ी पहनने की कोशिश करती है, चुन्नी से साड़ी पहनने की कोशिश करती है, तो वो क्या है, आइडेंटिफिकेशन है, मतलब किसी और की पर्सनालिटी को अपने अंदर धारण करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है, तो वो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। इंट्रोजेक्शन होता है कन्फर्म फीलिंग्स फॉर अप्रूवल, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्शन है यहाँ पे, तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है सी योर फॉल्ट्स एंड फॉयबल्स इन अदर्स, मतलब आप थोपना चाहते हो किसी पर, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब होता है आप थोपना चाहते हो किसी के ऊपर। जैसे क्या, जैसे मान लीजिए आपके अंदर आपने कुछ गलती करी है, लेकिन आप अपने आप से उस गलती को मानना नहीं चाहते, बल्कि दूसरे के अंदर वो गलती गिनाने लग जाते हो कि नहीं, आपको पता है कि वो गलती आपने करी है, लेकिन आप उस चीज़ से बचने के लिए आप ऐसा मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे लगाते हो कि आप उस गलती को दूसरे के अंदर ले आते हो। जैसे मान लीजिए आपको कोई टीचर पसंद नहीं है, तो आप ये नहीं कहते कि नहीं मुझे ये टीचर नहीं पसंद है, बल्कि आप ये कहते हो कि नहीं वो टीचर मेरे को पसंद नहीं करता। तो आपने प्रोजेक्शन यहाँ पे कर दिया, ठीक है। आपको नहीं पसंद है, लेकिन आपने अपनी चीज़ें यहाँ पे छुपा ली है, आपने प्रक्षेपण कर दिया, आपने किसी के ऊपर थोप दिया। उसके बाद है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन के हिंदी में बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, कहीं पे कुछ लिखा होता है, कहीं पे प्रमेयकरण लिखा होता है, कहीं पे तर्क संगति लिखा होता है, कहीं पे कुछ लिखा होता है, तो आप इंग्लिश में इस चीज़ को प्लीज़ कंसिडर करें। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को ना करने के बहाने बनाते हैं। जैसे मान लो मुझे अगर खाना बनाना नहीं आता है, ठीक है, या फिर किसी को भी मान लो खाना बनाना नहीं आता, लेकिन जब कोई उससे पूछे अरे खाना क्यों नहीं बनाते, तो वो कहता है नहीं मेरे को मतलब पसंद नहीं है खाना बनाना, मेरे पास टाइम नहीं है, वरना मैं बना दूँ खाना। तो वो क्या है कि उसको पता है, अब उसको खुद को पता है कि वो बहाने बना रहा है, लेकिन दूसरों को उसने क्या बताया, भाई टाइम नहीं है मेरे पास, वरना मैं बना लूँ, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। ऐसे एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हो, भाई मान लीजिए कोई एग्ज़ाम है, अगर वो आपसे क्लियर नहीं हो पाया, भगवान करे आपसे सारे एग्जाम क्लियर हो, बट मान लीजिए भाई किसी ने कोई एग्जाम देना था और वो उससे क्लियर नहीं हो पाया क्योंकि वो पढ़ा ही नहीं, तो जब उससे रिलेटिव पूछते भाई एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ, तो वो कहता नहीं मेरे पास तो ना टाइम नहीं था, वरना मैं मेहनत खूब कर लेता और इसको बिल्कुल निकाल देता, बस टाइम नहीं था। तो आपने क्या किया, इस दुविधा से बचने के लिए आप साइड से होकर निकल गए कि नहीं बस मेरे पास टाइम नहीं था। इससे क्या हुआ कि ये लोग भी अच्छे से, मतलब जो रिलेटिव है जो पूछ रहे थे वो भी ये समझ गए अच्छा टाइम ही नहीं था वरना कर लेता, और आपने भी अपनी तरफ से पल्ला झाड़ लिया कि भाई ठीक है टाइम नहीं था वरना मैं कर लेता। अब सच क्या है ये आपको अच्छे से पता है, भाई आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो वो रैशनलाइजेशन है, आपने गलत एक तर्क दिया है और अपनी बात को छुपा लिया, ठीक है, तो रैशनलाइजेशन है। उसके बाद रिएक्शन फॉर्मेशन है कि आप ये प्रिटेंड करते हो कि आप क्या हो, मतलब अलग हो लोगों से, तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन होता है। रिग्रेशन का मतलब होता है कि आप अपनी से एक स्टेज नीचे जाकर अगर कोई काम करते हो, जैसे आपने कोई कुछ हो गया, आपने किसी ने आपको डांट दिया है फिर कुछ और, तो आप क्या जोर जोर से बच्चों की तरह अगर कोई चिल्लाने लग जाए, बच्चों की तरह ऐसे पैर पीटने लग जाए, तो मतलब अपनी से कम एज के उम्र का अगर काम करना, तो वो रिग्रेशन के अंदर आता है।
रिप्रेशन और एक सप्रेशन होता है, इसको आप अच्छे से समझना, दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। रिप्रेशन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कोई आपके सामने ऐसी अनवांटेड इच्छाएं हैं जिनको आप भूलना चाहते हो, तो टाइम के साथ वो अनवांटेड इच्छा आपकी जो है कॉन्शियस माइंड से, आपके चेतन मन से कहाँ शिफ्ट हो जाती है, अनकॉन्शियस पार्ट में शिफ्ट हो जाती है। यानी कि चेतन पार्ट से आपके अचेतन पार्ट में ये चीज़ें शिफ्ट हो जाती है। ऐसी इच्छाएं जो आप, मतलब ऐसी मेमोरीज जिनको आप याद नहीं रखना चाहते हो, तो वो आपका चेतन से अचेतन पार्ट में शिफ्ट हो जाती है, तो वो रिप्रेशन होता है। सप्रेशन का मतलब होता है जब आप कॉन्शियसली, यानी कि चेतन रूप से किसी भी चीज को भूलने की कोशिश करते हो। अब देखिए, रिप्रेशन में भी चीज़ों को भूला जा रहा है और सप्रेशन में भी, लेकिन फ़र्क क्या है? रिप्रेशन में चीज़ों को ऑटोमेटिक भूला जा रहा है कि भाई ठीक है, टाइम जैसे बीतता जाएगा ऑटोमेटिक कॉन्शियस पार्ट से चेतन पार्ट से अचेतन पार्ट में चला जाएगा। लेकिन सप्रेशन होता है फोर्सफुली आप इस चीज़ को भुलाने चाह रहे हो, भाई मतलब मुझे भुलाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे फोर्सफुली भुलाना है और बिल्कुल ही कॉन्शियस होकर के, चेतन रूप से बिल्कुल ही दिमाग में जोर डाल के मुझे इस चीज़ को भुलाना है। एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे, रिप्रेशन का के अंदर जो एग्जाम्पल फिट बैठता है वो ये है, जैसे मान लो किसी ने नई गर्लफ्रेंड, किसी को नई गर्लफ्रेंड मिल गई, ठीक है भाई, बॉयफ्रेंड भी लगा लो किसी को, ठीक है, तो ये रिप्रेशन है और ये सप्रेशन है। रिप्रेशन का मतलब है किसी को न्यू गर्लफ्रेंड मिल गई, नई गर्लफ्रेंड मिल गई, तो जो पुरानी वाली है वो अपने आप थोड़े दिनों में कहाँ चली जाएगी, बिल्कुल आप भूल जाओगे। तो वो मतलब क्या, टाइम के साथ आप पुराने वाले को अपने आप भूल जाओगे। सप्रेशन का मतलब है किसी का अगर ब्रेकअप हुआ है तो आप ये जैसे फिल्मों में देखते हो ना कि भाई ड्रिंकिंग करने लग जाते हैं लड़के की, हाय मेरे से तो अब रहा नहीं जा रहा, और मतलब जो है अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाते हैं, तो वो क्या है भाई, मैं फोर्सफुली मतलब ड्रिंक करके भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो सप्रेशन का हिस्सा है, ठीक है। तो अनकॉन्शियस पार्ट रिप्रेशन से बिलीव कर जो है संबंधित है और कॉन्शियस पार्ट आपका सप्रेशन से संबंधित है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फोर्सफुली हम सप्रेशन में भुलाते हैं और रिप्रेशन के अंदर हमारा टाइम ऑटोमेटिक भूलते जाते हैं, ठीक है। रिचुअल एंड अनडूइंग है, उसके बाद आपका सप्लीमेशन है, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लेना, मैंने आपको फिर से एक बार मोटे मोटे तौर पे बता दिया है। आपको चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वन ऑफ द एडजस्टमेंट मैकेनिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग लॉजिकली एंड सोशली इन अप्रूव्ड रीजन ऑफ पास्ट प्रेजेंट एंड प्रपोज्ड बिहेवियर इज कॉल्ड। एक ऐसा समायोजन तंत्र जिसमें अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक रूप से, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ ना आए ना तो कुछ ऐसा चीज निकालने की कोशिश किया करो कि बार बार उसको रीड करके जो है कोशिश किया करो, ताकि आपको दिखे भाई किस चीज को हमें पिक करना है। जैसे हो सकता है आपको ये क्वेश्चन समझना है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, रीजन। रीजन मतलब तर्क देना। हम तर्क किस में दे रहे थे ऊपर, मैंने आपको क्या बताया था, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन का मतलब देखो, इधर प्रमेयीकरण नाम दे दिया, कहीं पर तर्क संगति दिख जाएगा, तो इसको इंग्लिश में प्लीज कंसिडर करना, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम अपनी बात को, अब अपनी गलत बात को सही साबित करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, एक फॉल्स लॉजिक देते हैं, एक फॉल्स रीजन यहाँ पे देते हैं। हमें पता है हम वो चीज़ नहीं करना चाहते, हमने किया नहीं, लेकिन हम दूसरों को क्या बताते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास टाइम नहीं था। तो हम जब रीजन की बात करते हैं तो वो किसके साथ आता है, वो आपका रैशनलाइजेशन के अंदर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, रैशनलाइजेशन आएगा, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन मैंने आपको ऊपर बता दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर गुड एडजस्टमेंट। इनमें से कौन सा है जो अच्छा मानदंड नहीं है एक अच्छे समायोजन के लिए। हम कब समायोजन नहीं कर पाते हैं, सेल्फ नॉलेज जब हो, आत्मज्ञान हो, रिप्रेशन हो, दमन करना हो, सेल्फ कंट्रोल हो, आत्मनियंत्रण हो, या फिर नन ऑफ द अबव। अब देखिए, ये तीनों ही चीजें आपके समायोजन के लिए अच्छी होती है। इन्होंने हमें नहीं पूछा है तो इसका आंसर नन ऑफ द अबव आएगा। इसके लिए नीचे मैंने आपको सारी चीजें लिख करके दी है कि रिप्रेशन का मतलब मैंने आपको बताया ना कि आप जब जो है कॉन्शियस पार्ट से आपका अनकॉन्शियस पार्ट में चीज़ें चली जाती है, यानी कि आप टाइम के साथ साथ चीज़ों को भूलते जाते हैं, तो वो आपका रिप्रेशन होता है। इसको मोटिवेटेड फॉरगेटिंग भी बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, पूछा जाता है कई बारी। मोटिवेटेड फॉरगेटिंग मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि इसको प्रेरित विस्मृति भी बोलते हैं। आप जो है धीरे धीरे चीज़ों को भूल जाते हो, आप कहीं ना कहीं आपका माइंड उस चीज़ को भूलने लगता है जब टाइम बीतता है, ठीक है। जैसे नई गर्लफ्रेंड मिल गई, नया बॉयफ्रेंड मिल गया, तो पुराना वाला हम लोग भूल जाते हैं, तो वो रिप्रेशन होता है। सेल्फ नॉलेज का मतलब होता है आत्मज्ञान। अब अगर आपके पास आत्मज्ञान है तो आप एडजस्टमेंट आराम से कर सकते हो। एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे इंडिविजुअल यहाँ पे उसकी जो बेसिक नीड है उसको फिल करता है। अब उसके बस की खुद नहीं है करना, ठीक है, चीज़ों को, लेकिन यहाँ पर वो खुद को एसोसिएट कर लेता है इमोशनली विद फेमस पर्सन्स और पॉपुलर इंस्टीट्यूशन।
मतलब इस टेक्निक से ये वो खुद को क्या करता है, ग्लोरीफाई करता है, ठीक है। जब उसके खुद के गोल्स उससे पूरे नहीं हुए, यानी कि इसको हिंदी में हम समझेंगे कि एक ऐसा चीज़ जो हम खुद से नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम किसी ऐसे इंसान के साथ अटैच हो जाते हैं कि हम खुद उसके साथ अगर अटैच हो तो अपने आप ही फेमस हो जाएंगे। भाई हम खुद से नहीं कर पाए कोई भी चीज़। जैसे इसको ऐसे समझो, मान लो आपके किसी फ्रेंड का यहाँ पे किस में सिलेक्शन हो गया, यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया आपके फ्रेंड का। अब आप दिन रात मतलब इसी के ही आसपास, अपने फ्रेंड के आसपास ही अपने खुद को एसोसिएट करते हुए चलते हो। हाँ बता, मतलब ना चाहते हुए भी आपको कोई टाइम नहीं है बार बार फ़ोन करना, हाँ ठीक है क्या कर रहा है, या फिर आप इसके साथ ही हमेशा घूमने की कोशिश करते हो। तो आपसे खुद से कुछ नहीं हो पाया, आप खुद से कुछ अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाए, लेकिन किसी ऐसे पर्सन के साथ सारे दिन घूमते हैं जो काफ़ी एक बड़े ओहदे पर है, या फिर फेमस है, या फिर कुछ एक अच्छी पदवी उसने धारण कर रखी है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी डिजायर ऐसे फुलफिल करते हो, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका इसमें आता है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब होता है इट रेफर्स टू पीपल्स कैपेसिटी टू मॉडरेट देयर एक्शन एंड रिस्पॉन्स। इट इज ए सेल्फ कॉम्पिटेंस टू ऑर्गेनाइज एंड डायरेक्ट वन सेल्फ एंड एडजस्ट। ये सेल्फ अगर आपका खुद पे नियंत्रण है तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों के प्रति एडजस्ट आराम से कर लेते हो। आपको पता है आपको कब कहाँ पे कैसा एक्शन देना है, कैसा रिस्पॉन्स देना है। तो ये आपका एडजस्टमेंट का एक अच्छा तरीका होता है, इसलिए उसका आंसर जो है वो नन ऑफ द अबोव आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आपको दी है कि रिप्रेशन एंड सप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब होता है जब मेमोरीज पुश्ड आउट ऑफ अवेयरनेस, मतलब आप चीज़ों के प्रति अवेयर हो, लेकिन जब टाइम बीतता जाता है तो आपकी जो मेमोरीज है वो अपने आप भूलने लगती है, वो रिप्रेशन होता है। मैं आपको पहले ही बता के आई हूँ, ठीक है। और आपकी जो यादें हैं वो कॉन्शियस पार्ट से अनकॉन्शियस पार्ट में, यानी कि चेतन पार्ट से अचेतन पार्ट में शिफ्ट हो जाती है। आप भूले नहीं हो पूरी तरीके से, लेकिन वो कहाँ शिफ्ट हो गई है। सप्रेशन का मतलब होता है जब आप कॉन्शियसली पुश्ड आउट करें, आप ऐसी मेमोरीज को आप जब जानबूझकर भूलने की कोशिश करें तो वो सप्रेशन होता है, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। एडजस्टमेंट इज कंसर्न विद, समायोजन किससे संबंधित है, मेंटल डेवलपमेंट से है, सोशल डेवलपमेंट से, या खुद सोच करके बताइए इस चीज का आंसर। फिजिकल डेवलपमेंट से है या फिर इमोशनल डेवलपमेंट से है। तो एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन का जो संबंध है वो आप सभी को पता है भाई। आपके सामने जब कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम है, सिचुएशन आती है, तो वो आपका किससे रिलेट करता है, वो आपका सोशल डेवलपमेंट से रिलेट करता है। भाई सामाजिक रूप से आप चीज़ों में एडजस्ट करते हैं ना। तो आप अपने जितने भी यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म पढ़े हैं, कहीं ना कहीं आप एक दूसरे के साथ यहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट कर रहे हो, तो वो आपके सामाजिक विकास का हिस्सा है, ठीक है ना। तो मानसिक विकास का हिस्सा है, ना ही फिजिकल ना ही इमोशनल, बल्कि किसका है, सोशल विकास का ये हिस्सा है। आप सोशली एडजस्ट करते हो लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है इन साइकोलॉजी एडजस्टमेंट इज द, वो इसी का ही सेम मैंने आंसर थोड़ा सा कंटेंट आपको दिया है कि एडजस्टमेंट क्या होता है, एक कंडीशन होती है ऑफ पर्सन हु इज एबल टू अडेप्ट टू हिज, जब वो अपने एनवायरनमेंट के साथ अनुकूलन बैठा लेता है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, भाई आपके सामने कोई सिचुएशन आई है और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने अनुकूलन बना लिया, आपने अडेप्टेशन कर लिया, ठीक है। अडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन हो लिया, आपने यहाँ पे समायोजन कर लिया, आपने एक बैलेंस बना लिया, ठीक है। तो वो आपका एडजस्टमेंट होता है। साइकोलॉजिस्ट यूज द टर्म एडजस्टमेंट ऑफ वेरिंग कंडीशन ऑफ सोशल इंटरपर्सनल रिलेशन। ये इसलिए सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग समाज के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, अपने जो रिलेशन है सोसाइटी के साथ उसमें हम लोग तालमेल बनाते हैं, इसलिए ये आपका सोशल डेवलपमेंट का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रीटेड एज द बेस्ट एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। मैंने आपको ऊपर बहुत सारी जो डिफेंस मैकेनिज्म है ये सारे ही करवाए हैं। अब इसको देख करके आप खुद से एक बार पॉज करके सोचना कि ऐसा इसमें से कौन सा बेस्ट हो सकता है। रिप्रेशन का मतलब क्या था, जब हम चीज़ों को मतलब टाइम टू टाइम भूलने लगते हैं, जैसे कॉन्शियस पार्ट से सबकॉन्शियस पार्ट में आपकी जो यादें हैं वो चली जाती है। ऐसी यादें जो आप टाइम धीरे धीरे भूल जाते हो, आप फोर्सफुली नहीं भुलाते हो लेकिन धीरे धीरे आप भूल जाते हो, ठीक है। रिग्रेशन का मतलब क्या था, जब आप अपने से कम उम्र के, ठीक है, जब आप अपने से एक स्टेप नीचे जाकर के बिहेव करना लग जाते हो तो वो आप रिग्रेशन होता है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जब हम फॉल्स लॉजिक दे करके, या फिर आप कह सकते हो हम बहाना बनाते हैं काम को ना करने का, तो वो रैशनलाइजेशन होता है। तो इसमें से बताओ कौन सा बेस्ट है। देखिए डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जब आप स्ट्रेस से बचते हो, ठीक है, आप किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से बचते हो, किसी भी तनाव से बचते हो, किसी भी द्वंद्व से बचते हो, तो आप ऐसा तरीका अपनाते हो कि आप इन चीज़ों से बचना चाहते हो, तो वो आपका डीएम होता है, डिफेंस यानी कि एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता है। अब जब अगर रैशनलाइजेशन को मैं पढ़ती हूँ तो मैंने जब इसका एग्जाम्पल आपको दिया था कि जैसे एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया तो रिलेटिव ने पूछा कि बताओ क्यों नहीं हो पाया, तो आपने कहा कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं था।
अब रिलेटिव को वाकई में लगा कि आपके पास टाइम नहीं था और आपने अपने तरफ से भी पल्ला झाड़ लिया कि हाँ मैंने इनको ये बता दिया टाइम नहीं था, तो ये मान गए, ठीक है अब ये मेरे से बार बार नहीं पूछेंगे। तो कहीं ना कहीं जब आप रैशनलाइजेशन करते हो तो आपने दोनों तरफ से चीज़ों में क्या कर लिया है, तनाव से मुक्त हो गए हो, दोनों तरफ से आप स्ट्रेस फ्री हो गए हो। रिलेशन चाहे आपने झूठ बोला हो, अब ये तो आप हो जिसको पता है हाँ मैंने टाइम नहीं दिया, मैंने पढ़ाई नहीं करी, दूसरों को थोड़ी ना पता है। दूसरों को तो आप वो पता है जो आपने बताया कि ठीक है मेरे पास क्या नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या है, एक बेस्ट होता है रैशनलाइजेशन, जब आप सिचुएशन के प्रति पूरी तरीके से एडजस्ट कर लेते हो, सोशली भी और सेल्फ भी, ठीक है। तो वो रैशनलाइजेशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाज हस्बैंड डाइज एंड शी कंटिन्यूज टू सेट अ प्लेस फॉर हिम एट द डिनर टेबल। क्वेश्चन कहता है कि जो एना का पति है वो उसकी डेथ हो गई है, बट वो अभी भी उसकी डेथ के बाद भी उसके लिए एक जगह बनाती है डिनर की टेबल पर, खाना खाने के वक्त उसके लिए अभी भी प्लेट लगाती है, उसके लिए अभी भी जगह बनाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? मतलब कि ट्रुथ क्या है? ट्रुथ ये है भाई एना का जो हस्बैंड है वो अभी नहीं है उसके साथ, ठीक है, वो चला गया है। बट यहां पर इस सच को एना स्वीकार नहीं कर पा रही है और एना ने अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है कि वो अब नहीं है, तो वो अकेले करे चीजों को, बट वो अभी भी चीजों को यहाँ पे उसके लिए मेंटेन कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं किस डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर है? वो डिनाइल के अंदर है, वो चीजों को स्वीकार नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन? प्रतिगमन, यानी कि जो रिग्रेशन है, जब हम रिग्रेशन कब करते हैं? रिग्रेशन मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि जब हम अपनी से कम उम्र के बच्चों का काम करते हैं, अपनी से एक लेवल नीचे जा करके जब हम कार्य करने लगते हैं, बिहेव करने लगते हैं, तो वो क्या होता है? वो आपका रिग्रेशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है? फीलिंग ऑफ एक्स बॉयफ्रेंड, नहीं ये नहीं है। डिनाइल समथिंग, ये भी नहीं है। रिटर्निंग टू अर्लियर एज टू कोप विद सिचुएशन, आपके सामने कुछ ऐसी सिचुएशन है उससे पार पाने के लिए जब हम अपनी से एक एज नीचे चले जाते हैं, अपने एज से नीचे जाकर के अर्लियर एज में जाकर के जब हम व्यवहार दिखाते हैं, बिहेवियर करते हैं, तो वो क्या होता है? वो रिग्रेशन होता है, प्रतिगमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, उसके बेस पे आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आप खुद से पढ़ेंगे एंड देन आप आंसर करेंगे, ठीक है। ये कहता है भाई टॉम एंड सैली हैव बीन डेटिंग फॉर 2 years। टॉम एंड सैली है जो कि पिछले 2 साल से एक रिलेशन में है, डेट कर रही हैं। सैली का ब्रेकअप हो जाता है टॉम के साथ बिकॉज टॉम जो है उसके साथ चीट कर रहा है, ठीक है। और किसके साथ मिलकर चीट कर रहा है? बेटी के साथ मिलकर वो क्या कर रहा है? चीट कर रहा है, ठीक है। टॉम एंड सैली थे, इकट्ठे थे, लेकिन टॉम जो है बेटी के साथ मिलकर सैली के साथ चीट कर रहा है, ठीक है। सैली टेल्स हर फ्रेंड कैली, यानी कि सैली जो है जिसके साथ टॉम ने चीटिंग करी है, सैली अपने फ्रेंड कैली को बोलती है टॉम के बारे में, बट शी टेल्स हर विदाउट शोविंग एनी इमोशन। बट वो बस बताती है, वो अपना कोई भी इमोशन उसको नहीं दिखाती है कि वो दुखी है, वो उसके सामने रोती नहीं है, किसी भी तरह का इमोशन नहीं दिखाती, बस वो बताती है उसको, ठीक है, कैली को। टॉम अभी भी कंटिन्यू रखता है सैली को कॉल करना और उसको ऐसे ही ट्रीट करता है जैसे वो पहले करता था। उसने चीटिंग करी है सैली के साथ, लेकिन टॉम अभी भी कंटिन्यू उसके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा वो पहले करता था, उसको लगता नहीं है, ठीक है। बेटी जिसके साथ टॉम ने मिलकर सैली को चीट किया था, जिसको सैली के बारे में पता नहीं है, वो टॉम को बोलती है कि वो खुश है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि तुमने सैली को हर्ट किया है। अब देखिए, ये थी सैली, ठीक है। अब इसको चीट किया किसने? टॉम एंड बेटी ने, ठीक है। टॉम एंड बेटी ने चीट किया है, ठीक है। अब टॉम ने चीट किया है तो भाई बेटी ने भी तो बराबर ही चीट किया उसको। तो सैली जो है अपनी फ्रेंड कैली को बोलती है टॉम के बारे में, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी इमोशन नहीं दिखाती है। टॉम सैली से कांटेक्ट रखना मतलब बरकरार रखता है, उससे बिल्कुल भी मतलब सेपरेट नहीं होता है, उसको अभी भी ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो पहले ट्रीट करता था। बेटी कहती है टॉम को कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने अभी भी उससे बात करनी शुरू कर रखी है और तुमने उसको हर्ट नहीं किया है, ठीक है। एक तरफ तो वो इसके साथ रिलेशन में आकर के उसको हर्ट कर रही है और एक तरफ कहती है कि ठीक है, अच्छा लगा कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। शी ऑल्सो टेल्स हिम दैट इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू गेट ओवर द गिल्ट। जो बेटी है वो कहती है कि अब ठीक है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अब तुमको टाइम लगेगा थोड़ा सा अपने आप को इस गिल्ट से उबारने में। तो इसके बेस पे आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सैली इज यूजिंग डैश एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। सैली को चीट किया गया है बाय टॉम एंड बेटी, ठीक है, सैली को चीट किया गया है। अब यहाँ पे सैली जो है कैली को बताती है सारी चीजें, लेकिन कोई भी किसी तरह का जो है इमोशन नहीं दिखाती है। तो यहाँ पे सैली जो है किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रही है? अब चूंकि सैली ने किसी भी तरह का इमोशन
कैली को नहीं दिखाया है, बिल्कुल भी उसको यही नहीं फील होने दिया है कि उसको बुरा लग रहा है या फिर उसको खुश है या फिर किसी भी तरह का कोई इमोशन नहीं दिखाया। तो सैली कैसा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रही है? रिप्रेशन यूज कर रही है, डिनाइल कर रही है, प्रोजेक्शन कर रही है, आइसोलेशन कर रही है या फिर रिग्रेशन कर रही है। तो इसके अंदर सैली पूरी तरीके से ये दिखा रही है कि वो इस वक्त थोड़ा टाइम चाहती है, वो किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को, ठीक है, वो अपनी बात बता रही है लेकिन इमोशन नहीं दिखा रही है। तो इस वक्त वो पूरी तरीके से किस सिचुएशन में है? वो अपने आप को आइसोलेट करना चाहती है, वो अपने आप में अलगाव वाली फीलिंग में है, ठीक है। तो सैली जो डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे यूज कर रही है वो क्या है? वो आइसोलेशन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। टॉम इसमें कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? टॉम ने एक तो उसको चीट किया है और चीट करने के बाद भी वो उससे क्या है? कांटेक्ट में है। तो टॉम यहाँ पे किस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रहा है? रिप्रेशन कर रहा है, डिनाइल कर रहा है, प्रोजेक्शन कर रहा है, आइसोलेशन कर रहा है या फिर रिग्रेशन कर रहा है। अब टॉम को पता है कि उसने क्या किया, उसने चीट किया, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा है कि उसने चीट किया है। वो लगातार उसके साथ कॉन्टेक्ट में उसको ऐसे ही ट्रीट कर रहा है। तो वो कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ कर रहा है? वो डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ कर रहा है, यानी कि वो चीज़ों को यहाँ पे जो है एक तरीके से स्वीकार नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटी यहाँ पे कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज कर रही है? भाई बैटी एक तो चीट कर रही है टॉम के साथ मिल करके, और दूसरी तरफ वो टॉम को कह रही है कि ठीक है, तुमने गलत किया है और अच्छा किया, तुमने उससे बात कर रहे हो और तुमको इस गिल्ट को भरने में टाइम लगेगा। तो वो एक तरीके से दो चेहरे यहाँ पर लेकर के रख रही है, ठीक है। तो वो यहाँ पर रिप्रेशन यूज कर रही है, डिनाइल कर रही है, प्रोजेक्शन कर रही है, आइसोलेशन कर रही है, फिर रिग्रेशन कर रही है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन का मतलब होता है जब हम अपनी खुद की गलती दूसरों पे थोपते हैं, ठीक है। जब हम खुद से गलती में होते हैं लेकिन हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं और दूसरों में सेम गलती निकालते, तो वो क्या होता है? वो प्रोजेक्शन होता है। बैटी यहाँ पे गलत है लेकिन उसको पता है कि उसने गलत किया है, उसको नहीं उसे चीट करना चाहिए था जब वो किसी के साथ था, लेकिन फिर भी उसने चीट किया और चीट करने के बाद वो उल्टा किसको उपदेश दे रही है? वो उल्टा टॉम को बता रही है कि ठीक है, तुमने गलत किया उसके साथ, ठीक है, खुद उसने भी तो गलत किया है। तो बैटी यहाँ पे क्या कर रही है? वो प्रोजेक्शन यहाँ पे डीएम यूज कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? अब वो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन जो है 3 ही थे, वो खत्म हो गए हैं। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? कॉन्शियस बिहेवियर है। अब भाई सचेतन व्यवहार है। मैंने आपको ऊपर बताया था डिफेंस मैकेनिज्म आपका कॉन्शियस बिहेवियर नहीं होता, आप बहुत सारी चीज़ों को सोच करके नहीं करते हो, बल्कि आपका ये एक ऐसा व्यवहार होता है वो जो अनकॉन्शियस पार्ट से, आपका अचेतन व्यवहार से रिलेट करता है, यानी कि आप चीज़ों को एकदम से करते हो, ठीक है। शिफ्टिंग वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व का स्थानांतरण, नहीं, ये भी नहीं है। मीन ऑफ डिफेंडिंग आर्ग्यूमेंट भी नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक प्रोटेक्शन शील्ड है टू वंस पर्सनालिटी, आपका कैसा व्यक्तित्व है उसको एक तरीके से मतलब सुरक्षित रखने के लिए एक शील्ड का यहाँ पे यूज करते हैं। यानी कि हम किसी भी सिचुएशन से बचने के लिए अपने आप को क्या कर देते हैं? हम साइड से निकल जाते हैं, हम खुद को यहाँ पे शील्ड कर लेते हैं, ठीक है। एक कवच यहाँ पे बना लेते हैं जब हम डीएम यूज करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट फेल्स इन द एग्जामिनेशन एंड टेल हिज फ्रेंड दैट ही कुड नॉट डू वेल एज ही फेल एट द टाइम ऑफ, मतलब ये ईट नहीं है, ये इल है, ठीक है, ही फेल इल। वो कहता है कि वो अच्छा कर सकता था, वो अपनी एग्ज़ाम में वो फेल हो गया है, वो एग्ज़ाम में पास नहीं हुआ है, लेकिन अपने फ्रेंड को कहता कि वो अच्छा कर सकता था लेकिन वो बीमार हो गया, इस वजह से वो क्या हो गया? फेल हो गया। तो इसका एग्जाम्पल आई होप आप समझ गए होंगे कि वो चीज़ों को उसने क्या किया? एक फाल्स लॉजिक दे दिया है, एक फाल्स रीज़न उसने दिया है कि उसने चीज़ों को किया नहीं है, लेकिन अपने तरफ से पल्ला झाड़ लिया कि ठीक है, मैं तो पास हो जाता, मैं तो यूपीएससी निकाल लेता, मैं तो एग्ज़ाम निकाल लेता, लेकिन मैं क्या हो गया? यहाँ पे बीमार हो गया, इस वजह से मैं पढ़ नहीं पाया। तो उसने अपना बहाना यहाँ पे बनाया है और क्या किया है? रैशनलाइजेशन डीएम का यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु रिजोर्ट्स टू रैशनलाइजेशन इज, एक मनुष्य जो औचित्य स्थापन का सहारा लेता है वह। अब देखिए रैशनलाइजेशन को इसने क्या बोल दिया? औचित्य स्थापन बोल दिया। इसलिए मैं बोल रही थी इसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं हिंदी में, तो हिंदी में थोड़ा सा कम जाया करो, इंग्लिश में थोड़ा सा देख लिया करो, ठीक है। अ पर्सन हु रिजोर्ट्स टू रैशनलाइजेशन इज, तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होता है? भी रैशनलाइजेशन में के अंदर क्या होता है? हमें पता है भी हम गलत है, हम लोग गलत बातें बता रहे हैं, लेकिन हम लोग एक फाल्स लॉजिक वहाँ पे देते हैं, एक तरीके से बहाना बनाते हैं, ठीक है। चीजों में हम तर्क निकालते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है। कॉन्शियस ऑफ लाइंग, क्या हम झूठ से अभिज्ञ हैं, यानी कि हम चेतन रूप से बहुत सोच समझ कर झूठ बोलते हैं,
ठीक है। कॉन्शियस ऑफ करेक्ट रीजन होते हैं, नॉट कॉन्शियस ऑफ लाइंग होते हैं, नॉट कॉन्शियस ऑफ रीजनिंग होते हैं। तो देखिए, जब रैशनलाइजेशन होता है तो हमें पता है, हमें अपने चेतन रूप से हमें ये अच्छे से पता है कि ये हम जो है करेक्ट रीजन उसका अच्छे से जानते हैं। जैसे मैंने एग्जाम को पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं एग्जाम का लिए बहाना बना रही हूँ कि मैं तो बीमार हो गई या फिर मेरे को टाइम नहीं मिला इसलिए मैं एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाई, बट मुझे इसका करेक्ट रीजन पता था। मुझे इसका करेक्ट रीजन पता था कि मैंने क्या नहीं दिया, मैंने उसके लिए पढ़ा ही नहीं, मैंने उसके लिए एफर्ट्स डाले ही नहीं। लेकिन मैंने क्या बोला, मैंने झूठ बोला लोगों से, मैंने एक फॉल्स लॉजिक दिया कि नहीं मेरे पास क्या नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था। ठीक है, तो कॉन्शियस ऑफ करेक्ट रीजन इसका क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड्स एटीट्यूड आई डोंट केयर इज ए टाइप ऑफ बिहेवियर विच कैन बी कॉल्ड। एक बच्चे का एटीट्यूड है कि आई डोंट केयर, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी की परवाह नहीं करता, ये किस तरह का बिहेवियर है। तो ये किस तरह का बिहेवियर है कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता चाहे कुछ भी हो, आई डोंट केयर। तो ये क्या है, ये एग्रेशन है, डिफेंस है, डिनायल है, या फिर रेट्रोगेशन है, रेट्रोग्रेशन है। तो इसके अंदर देखिए वो सीधे सीधे क्या कर रहा है, वो सीधे सीधे यहाँ पे डिनाइल कर रहा है, अस्वीकार कर रहा है चीज़ों को। उसको पता है कि भाई चीज़ें क्या है, लेकिन फिर भी वो केयर नहीं कर रहा, उसको किसी का परवाह नहीं है, वो स्वीकार नहीं कर रहा है चीज़ों को। तो वो किस स्टेज में है, वो डिनाइल की अवस्था में। वो किस टीएम का यूज़ कर रहा है, वो डिनाइल यानी कि अस्वीकरण या फिर अस्वीकार, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो वो इस डीएम का यहाँ पे यूज़ कर रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपके साथ मैंने डिस्कस किए थे। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट किया करें आपको अगर कोई समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है, कुछ समझ में नहीं आता तो। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।